ज्ञान गंगा विद्यालय हिंदी माध्यम कक्षा 12 विषय एएसपी, जिसमें हम पढ़ रहे थे कंपनी के संचालक वाला चैप्टर। तो इसका तीसरा भाग हम लोग पढ़ेंगे संचालकों के कर्तव्य। संचालकों के कर्तव्य में है कि कंपनी व्यवस्था स्वरूप में संचालक मंडल सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता है, इसलिए उसे निम्नलिखित कर्तव्य अदा करना पड़ता है। जैसे पहला है, कंपनी के नियमन पत्र में बताए अनुसार संचालक कार्य करें। नियमन पत्र में जिस तरीके का बताया गया है कंपनी के संचालक का कार्य, उस तरीके से संचालक को अपना कार्य करना पड़ता है। संचालक कंपनी के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए अंशधारियों के लाभार्थ तटस्थ बुद्धिपूर्वक कार्य करें। कंपनी के कर्मचारियों के लिए, अंशधारियों के लिए, समाज के लिए और पर्यावरण की रक्षा के लिए संचालक कार्य करेगा। संचालक अपना कर्तव्य अदा करने के लिए योग्य प्रबंध, योग्य सावधानी, त्वरित कुशलतापूर्वक के स्वतंत्र निर्णय लेगा। कंपनी संचालक प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कंपनी हित के साथ संघर्ष में नहीं उतरेगा। संचालक का या संचालक मंडल की सभी सभाओं में हाजिर रहने का कर्तव्य होता है। यदि हाजिर नहीं रह सके तो पहले से सूचना देनी होगी। कंपनी में से कोई भी गुप्त लाभ नहीं लेंगे वो। संचालक कंपनी की वित्तीय और चल अचल संपत्ति की संभाल लेंगे। ऐसी संपत्ति का उपयोग निजी और स्वार्थ हेतु नहीं करेंगे। संचालक कंपनी के फंडों का विनियोग योग्य रूप से संपत्तियों में करेंगे। संचालक मंडल संचालक जो है या संचालक मंडल की सभा कम से कम प्रतिदिन 3 मास में आयोजित करेंगे। कंपनी संचालक अपने लिए अथवा संबंधियों के लिए अयोग्य लाभ प्राप्त नहीं करेंगे। इतना ही नहीं, वे साझेदारों या साथियों के लिए भी ऐसा कोई भी लाभ प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं करेंगे। यदि अयोग्य लाभ प्राप्त करने में दोषी ठहरे तो लाभ से दुगनी रकम कंपनी को चुकाने के लिए जिम्मेदार बनेंगे। कंपनी संचालक अपना पद किसी को सौंपेंगे नहीं। यदि ऐसा किया जाए तो वह व्यर्थ होगा। यदि किसी को वो अपना पद किसी को दे दिए तो वो व्यर्थ होगा। यदि कंपनी का संचालक इन प्रावधानों को भंग करे तो संचालक कम से कम रुपए 1 लाख और अधिक से अधिक रुपए 5 लाख तक का दंड का पात्र बनेगा। संचालक मंडल का ऑडिट समिति की रचना करने का कर्तव्य है। संचालक मंडल का कंपनी हित संबंधी समिति की रचना करने का कर्तव्य है। कोई भी संचालक रोकड़ के अलावा कोई भी प्रकार की संपत्ति प्राप्त नहीं कर सकता। कोई भी संचालक प्रतिभूतियों का इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं कर सकता है। ये तो हो गया संचालकों के कर्तव्य। अब संचालक की जिम्मेदारियाँ। संचालकों को कंपनी कानून, आवेदन पत्र और नियमन पत्र द्वारा सत्ता मिलती है, परंतु प्राप्त सत्ता का दुरुपयोग करे अथवा अपने कर्तव्य अदा करने में अथवा उनमें सावधानी नहीं बरते तब संचालक बाहरी पक्षकारों के प्रति जिम्मेदार बनता है। संचालकों की जिम्मेदारी 2 प्रकार की होती है, जिसमें पहला है दीवानी जिम्मेदारी और दूसरा है फौजदारी जिम्मेदारी। तो हम इसमें पहला जिम्मेदारी दीवानी जिम्मेदारी पढ़ते हैं। दीवानी प्रकार की जो जिम्मेदारी होती है वो उसमें जिन पक्षकारों को आर्थिक नुकसान हुआ हो उन पक्षकारों को आर्थिक नुकसान भरपाई करना होगा। परंतु संचालकों ने शुभ निष्ठा से, प्रामाणिकता और सावधानी रखकर अपने कर्तव्य निभाने हो, अगर फिर भी नुकसान हुआ हो तो उसके लिए संचालक जिम्मेदार नहीं माना जाता है। जिम्मेदारी 2 प्रकार के 2 पक्षकारों के प्रति खड़ी होती है, जिसमें कंपनी के प्रति दीवानी जिम्मेदारी और तीसरे पक्षकार के प्रति जिम्मेदारी। कंपनी के प्रति दीवानी जो जिम्मेदारी होती है, जब संचालक आवेदन पत्र से हटकर के कार्य करे तो निम्नलिखित कार्यों के लिए कंपनी के प्रति जिम्मेदारी होती है। कंपनी के हिसाबों में जानबूझकर कपट करे, कंपनी ने लाभ नहीं कमाया फिर भी डिविडेंड घोषित कर दे, संचालक कंपनी की संपत्ति का अपने लिए उपयोग करे अथवा रकम का उपयोग करके विश्वास भंग करे, संचालक अप्रामाणिक व्यवहार करे, संपत्तियां अपने नाम से खरीदे और बाद में लाभ लेकर कंपनी को बेचे, संचालक अनियमित हो या सभा में सतत गैरहाजिर रहे तो उसके कारण कंपनी को कोई नुकसान अगर हुआ हो तो दीवानी जिम्मेदारी के अंतर्गत आता है। तीसरे पक्षकार के प्रति जिम्मेदारी, संचालक विज्ञापन पत्र में गुमराह करने वाली माहिती दे अथवा महत्वपूर्ण हो ऐसी माहिती गुप्त रखे
तो अंश आवेदक को आर्थिक नुकसान होता है। संचालक कंपनी का नाम दर्शाए बिना अपने नाम से व्यवहार करे। अंश पक्षकारों के साथ संचालक कपटपूर्ण व्यवहार करे। आवेदन पत्र में संचालक की जिम्मेदारी अमर्यादित है। संचालक उधार रकम लेने की मर्यादा से अधिक रकम उधार में ले ले। कंपनी के विसर्जन के समय अदालत संचालकों को तीसरे पक्षकार के प्रति जिम्मेदार ठहराता है। इसके बाद हमारा आता है फौजदारी जिम्मेदारी। कंपनी कानून के अनुसार निम्नलिखित संयोगों में संचालकों की आपराधिक जिम्मेदारी खड़ी होती है, जिसके लिए संचालकों को जेल और दंड अथवा दोनों प्रकार की सजा हो सकती है। कंपनी के साथ विश्वास भंग करे, दगाबाजी करे, कंपनी धारा के प्रावधानों का उल्लेख करे, विज्ञापन पत्र में गलत माहिती दी हो तथा माहिती गुप्त रखी हो या गुमराह करने वाली हो, कंपनी की स्थापना के समय संचालक या विसर्जन में कोई फौजदारी गुनाह किया हो। अब है हमारा आगे प्रबंधकीय संचालक संबंधी कंपनी कानून के प्रावधान, जिसके अंतर्गत आता है कि कंपनी कानून के अनुसार कंपनी संचालक की सभी सत्ताएं संचालक मंडल निहित होती है। संचालक मंडल कंपनी में रोज नहीं आ सकता है। वे अलग अलग शहरों में रहने के कारण दिन प्रतिदिन के प्रश्नों की तरफ ध्यान नहीं दे सकते हैं। रोज बरोज के कामों के निकाल के लिए और संचालन के प्रबंध के लिए प्रबंधकीय संचालक यानी मैनेजिंग डायरेक्टर अथवा मैनेजर हो सकते हैं। इस प्रकार का प्रबंधकीय संचालक कंपनी का रोज बरोज का प्रबंध संभालता है। उसका कार्य संचालक मंडल के द्वारा निर्धारित नीतियों का अमल करवाना है। कंपनी कानून के अनुसार प्रबंध संचालक चाबी रूप संचालकीय व्यक्ति यानी KMP पूर्ण समय के कर्मचारी के रूप में पहचाना जाता है। इस संबंध में कंपनी कानून के निम्नलिखित प्रावधान होते हैं, यानी KMP की नियुक्ति या मैनेजिंग डायरेक्टर की नियुक्ति किस प्रकार से होगी उसके लिए। प्रबंध की संचालक की नियुक्ति कंपनी के नियमन पत्र के अनुसार की जा सकती है, कंपनी के साथ करार से की जा सकती है या संचालक मंडल की सभा में की जाती है। कंपनी सामान्य सभा में भी की जा सकती है। प्रबंध की संचालन के रूप में केवल व्यक्ति की ही नियुक्ति हो सकती है, किसी पीढ़ी या संस्था को नियुक्ति नहीं की जा सकती है। कंपनी कानून के प्रावधानों के अनुसार एक ही समय में प्रबंध संचालक और मैनेजर की नियुक्ति नहीं हो सकती है। प्रबंध संचालक की नियुक्ति एक साथ 5 वर्ष के लिए कर सकते हैं। नियुक्ति संचालक मंडल द्वारा की जाएगी और नियुक्ति की शर्तें उसमें निश्चित की जाती हैं। प्रबंध की संचालक की नियुक्ति की बहाली कंपनी की सामान्य सभा में मंजूरी के अधीन है। प्रबंध की संचालक की नियुक्ति मुद्दत के अंत में पहले से पुनः नियुक्ति की जा सकती है। बताई गई शर्तों से असंगत नियुक्ति की जाए तो केंद्र सरकार की मंजूरी लेनी पड़ती है। प्रबंध की संचालक की नियुक्ति के 60 दिन में कंपनी रजिस्ट्रार को फॉर्म MRI में बताना पड़ेगा। प्रबंध की संचालक अधिक से अधिक 2 कंपनी में संचालक के रूप में कार्य कर सकता है। कार्य करने के लिए ठहराव पारित करना जरूरी होता है। अब हमारा अगला पॉइंट है प्रबंध की संचालक की योग्यताएं और एवं अयोग्यताएं, जिसमें कि इनके लिए कुछ निश्चित उल्लेख है, परंतु सामान्य रूप से प्रबंध की संचालन के रूप में नियुक्त होने वाला व्यक्ति अनुभवी, कल्पनाशील, संबंधित धंधे का टेक्निकल ज्ञान रखता हो, विषय निष्णात, विषम परिस्थितियों में योग्य निर्णय लेने की क्षमता रखने वाला होना चाहिए। कंपनी कानून में उनकी अयोग्यताएं निम्नानुसार हैं। जिस व्यक्ति की नियुक्ति प्रबंध की संचालक के रूप में की जानी होती है उसकी उम्र 21 वर्ष से कम और 70 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। वह व्यक्ति दिवालिया नहीं होनी चाहिए। नियुक्त किया जाने वाला व्यक्ति अपने लेनदारों को रकम नहीं चुकाई हो तो वह नियुक्ति के लिए अयोग्य होता है। भारत में प्रवर्तमान अलग अलग कानूनों में से किसी भी कानून के अंतर्गत इस व्यक्ति को अदालत ने दोषी करार दिया हो और 6 माह से अधिक समय के लिए सजा दिया गया हो तो ऐसा व्यक्ति नियुक्ति के लिए अयोग्य होता है। इसके बाद आता है पारिश्रमिक। पूर्ण समय में के प्रबंध की संचालन को पारिश्रमिक कंपनी की सामान्य सभा की मंजूरी के बिना कंपनी के शुद्ध लाभ का 5% दिया जा सकता है। खंड समय के प्रबंध की संचालक को पारिश्रमिक कंपनी की सामान्य सभा की मंजूरी के बिना शुद्ध लाभ का 1% से अधिक नहीं दिया जा सकता है। प्रबंध की संचालन को चुकाने योग्य पारिश्रमिक कंपनी कानून के प्रावधानों के अनुसार
अथवा नियमन पत्र के अनुसार अथवा कंपनी के ठहराव के अनुसार निश्चित किया जाएगा। जब कंपनी कानून के अनुसार कंपनी ने किसी कानून का पालन न किया हो, तब यदि पुनः तैयार किए वित्तीय हिसाबों के अनुसार प्रबंधकीय संचालक को अधिक रकम चुकाई हो, तो वह अधिक रकम वसूल कर सकते हैं। प्रबंधकीय संचालक को पद खोने के बदले मुआवजा का भुगतान कर सकते हैं। इस प्रकार का मुआवजा अन्य संचालक को नहीं चुका सकते, परंतु कंपनी का समापन हो, प्रबंधकीय संचालक त्याग पत्र दे दे या विश्वासघात करे, लापरवाही करे, अपने पद का अंत लाने के लिए प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से भाग लिया हो, तो ऐसा मुआवजा नहीं चुकाया जाता है। प्रबंधकीय संचालक की सत्ता और कर्तव्य। सत्ता में आता है, कंपनी संचालन में प्रबंधकीय संचालक का पद सर्वोच्च है, जिसके कारण वह संचालन में विशिष्ट स्थान प्राप्त करता है। प्रबंधकीय संचालक जो है वह कंपनी संबंधी व्यापक सत्ताएं रखता है। एक बात विशेष ध्यान में लेनी होती है कि प्रबंधकीय संचालक जो है वह कंपनी संबंधी व्यापक सत्ताएं आवेदन पत्र, नियमन पत्र, सामान्य सभा में ठहराव, संचालक मंडल की सभा में ठहराव द्वारा निश्चित किया जाता है। प्रबंधकीय संचालक अपनी सत्ताओं का उपयोग संचालक मंडल की देखरेख, मार्गदर्शन और नियंत्रण के अंतर्गत करता है। इस प्रकार संचालक मंडल ने सौंपी सत्ता के बिना प्रबंधकीय संचालक कंपनी के किसी भी दस्तावेज पर सही नहीं कर सकता या किसी भी दस्तावेज पर कंपनी की मोहर नहीं लगा सकता है। अब उसके बाद है प्रबंधकीय संचालक के कर्तव्य, जिसमें आता है कि प्रबंधकीय संचालक भी संचालक ही कहलाता है, इसलिए संचालक के जो कर्तव्य हैं वही सभी कर्तव्य प्रबंधकीय संचालक के भी होते हैं। अब हमारा अगला पॉइंट आता है प्रबंधकीय संचालक और संचालक के बीच में अंतर। तो हम लोगों ने डिटेल में पढ़ लिया है प्रबंधकीय संचालक के क्या क्या काम होते हैं, उनके कर्तव्य क्या होते हैं, इसी तरीके से संचालक मंडल को भी पढ़ा है। तो दोनों के बीच में अंतर के मेन पॉइंट क्या आते हैं वो हम आपको यहाँ पे बता देते हैं। मुद्दा में आता है नियुक्ति, यानी प्रबंधकीय संचालक की नियुक्ति किस प्रकार से होती है और संचालक मंडल की नियुक्ति किस प्रकार से होती है। मुद्दत यानी कितने समय के लिए होती है, तो जैसे प्रबंधकीय संचालक 5 वर्ष के लिए और संचालक है प्रति वर्ष के निवृत्त हो सकते हैं। अब स्थान, इसी तरीके से अनिवार्यता, फिर कार्य इनके क्या क्या हैं, फिर नियंत्रण, उसके बाद आता है मुआवजा। प्रबंधकीय संचालक को पद खोने पर मुआवजा देने का हक होता है, जबकि संचालक मंडल स्वतंत्र होता है। इसी तरह से संख्या है, प्रबंधकीय संचालक या प्रबंधक जो होते हैं उनका अधिक से अधिक 2 कंपनी में काम कर सकते हैं, जबकि संचालक जो है वो 20 से अधिक कंपनी में काम कर सकता है। एक कंपनी में सामान्य रूप से एक ही प्रबंधकीय संचालक होता है, जबकि सार्वजनिक कंपनी में कम से कम 3 और निजी कंपनी में कम से कम 2 संचालक होते हैं। इसी प्रकार से आता है निवृत्ति। तो प्रबंधकीय संचालक 5 वर्ष के बाद निवृत्त होता है, और जबकि संचालक जो हैं कुल संचालकों के 2/3 भाग के संचालकों में से 1/3 जो संचालक होते हैं वो प्रति वर्ष क्रमशः निवृत्त होते हैं, जबकि उनकी पुनः नियुक्ति संभव है। विद्यार्थी मित्रों, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंपनी के संचालक समाप्त होता है।